नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल जगत में, और इसके अलावा व्यापार की भी खबरें आपको बताएंगे। कला संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोटिया से लड़ेंगे चुनाव। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना होगी जारी। हिमाचल में आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयास में जुटे। भाजपा राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का सिलसिला समाप्त करने का कर रही है प्रयास, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिशों में लगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। साफ पानी से लेकर घर तक का किया वादा। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बताया बड़ा खतरा। नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने के करीब रिपब्लिकन। सीनेट में मामूली अंतर के साथ मुकाबला करीब करीब बराबरी का। मालदीव में बड़ा हादसा। राजधानी माले में भीषण आग से 10 लोगों की मौत, इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल। और टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। यह पहला मौका है जब टी20 विश्व के किसी भी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। विजेता टीम का फाइनल में पाकिस्तान से होगा मुकाबला। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मोरबी से कांतिलाल, जामनगर ग्रामीण से राघव चुनाव लड़ेंगे। वहीं पोरबंदर से बाबू पोखरिया को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी इस बार भाजपा का टिकट मिला है। वहीं हार्दिक पटेल को विधानसभा विरागाम से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा नंबर 41 घाटलोटिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज, श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार, श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति, श्रीमती मालतीबेन किशोर भाई माहेश्वरी। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने यह कहा कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आरसी पल्लू, प्रदीप सिंह जडेजा और सौरभ पटेल ने खुद ही पत्र लिखकर भाजपा अध्यक्ष से चुनाव न लड़ने और पार्टी के लिए काम करते रहने को कहा है। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की सेवा करी है, ऐसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी को अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि वो चुनाव इस बार
पार्टी के लिए काम करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, गुजरात सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जी, श्री पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी श्री आरसी फल्दू जी, वरिष्ठ मंत्री श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, श्री सौरभ पटेल जी, श्री कौशिक पटेल जी, वो सब लोग संगठन और चुनाव की दृष्टि से इस पूरे चुनाव अभियान में साथ रहेंगे। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से कहा, पत्र लिख करके कहा कि वो स्वयं चुनाव न लड़कर पार्टी संगठन के लिए कार्य करेंगे। वहीं भाजपा की पहली सूची में पार्टी ने 13 SC, 24 ST और 14 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है, जबकि 38 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69 और इसमें युवा, पंचायती राज प्रतिनिधि, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले जैसे 4 डॉक्टर, 4 PhD और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं रखने वाले एक पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। और गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। पहले चरण के लिए कल शाम तक कुल 12 नामांकन पत्र भरे गए थे और इस चरण के लिए 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 14 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। पत्रों की जांच 15 नवंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। इसके साथ ही मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हो रहा है और गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। 182 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति और 27 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। और भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की और इसमें 160 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले बताएं कि सबसे पहले नजर इसी बात पर जाती है कि 38 जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक, उनके टिकट काट दिए गए। क्या ये कहा जा सकता है कि जो 2017 में फॉर्मूला अपनाया था भाजपा ने कि ऐसे चेहरों को हटा दिया जाए जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान है, उससे एक बड़ा फायदा मिलता है? क्या उसी फॉर्मूले को इस बार भी पार्टी ने आगे बढ़ाया है? कि देखिए, इस बार फार्मूला उससे भी आगे जाकर थोड़ा सा अलग है। कुछ स्थानीय स्तर पर जिन निवर्तमान विधायकों की लोकप्रियता नहीं थी या जिन्हें चुनाव लड़ाने से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता, उनके टिकट जरूर काटे गए हैं, उन्हें मौका नहीं दिया गया है। लेकिन आप इन 38 निवर्तमान विधायकों में देखें तो तमाम कद्दावर नेता हैं, राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने खुद से ये इच्छा जाहिर की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब उन्हें संगठन का काम या पार्टी के अन्य कामों में लगाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नाम है। तो दरअसल इसे इस तौर पर देखा जाना चाहिए कि पार्टी जमीनी स्तर पर अब कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहती है और जिन लोगों ने कई बार चुनाव लड़ा है, अनुभव रहा है उनका दूसरी जगह पार्टी में इस्तेमाल करना चाहती है। उसकी एक बड़ी वजह है कि 27 वर्षों से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है, तो ऐसे में युवा चेहरों को आगे लाने
कि एक पूरी प्रक्रिया को इस बार तेजी से आगे बढ़ाया गया है और हम देख रहे हैं कि पूरी जो 160 उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवार हैं जो जिन्होंने संगठन में काम किया है या फिर जो जमीनी स्तर पर काम करके टिकट के दावेदार थे या फिर दूसरे दलों से आए, उसमें भी हार्दिक पटेल जैसे नाम है। तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी युवा पीढ़ी को इस बार मौका दिया गया है और जो उम्र दराज हो चुके जो नेता हैं, जो बीजेपी की एक नीति रही है कि जिन नेताओं की उम्र ज़्यादा हो जाती है उन्हें संगठन के कामों में लगाया जाता है, उनके अनुभव का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी भी एक बड़ी फेहरिस्त है जो लोकप्रिय जरूर हो सकते हैं अपने क्षेत्र में या उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकता है, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया है। पहली बात, उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की थी और दूसरी हम देख रहे हैं कि कई अलोकप्रिय विधायक या फिर अलग अलग वजहों से जहां पर ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार मिले तो ऐसी जगहों पर विधायकों के टिकट बदले भी गए, यानी नए लोगों को मौका दिया गया। तो हम उससे भी आगे जाकर देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर राज्य में अलग अलग जगहों पर युवाओं को मौका देने के लिए उसको और आगे जाकर विस्तार देते हुए इस बार टिकट वितरण में ध्यान दिया गया है कि युवा चेहरे ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का मौका पाएं। जी शैलेंद्र, इतने बड़े नाम हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बात कर लें, उप मुख्यमंत्री पूर्व नितिन पटेल की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जैसे बड़े नाम हैं और आपने उनका जिक्र भी किया। आपको लगता है कि ये एक तरह से दिखाता है कि पार्टी की किस तरह की अनुशासनात्मक व्यवस्था है, कितने बड़े नाम चुनाव से अपने आप को अलग करते हैं, नए नाम आते हैं? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि बागी भी खड़े हो जाते हैं और उसका सामना पार्टी को करना पड़ता। देखिए, गुजरात बीजेपी की जो एक राजनीति है उसमें आप देखें तो गुजरात उसका एक उदाहरण है, जिस पर हम देखते हैं कि बाकी राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और संगठन एक तरह से चुनाव लड़ता है। तो गुजरात में तो हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों को उतारा गया है। इस बार जो राष्ट्रीय स्तर पर एक हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं कि उम्रदराज नेताओं को चुनाव लड़ने से वो एक अनिच्छा जताते हैं या फिर उन्हें दूसरी जिम्मेदारी देने के संकेत दिए जाते हैं, उस तरफ पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं हो रहा है। अगर आप देखें पिछला लोकसभा चुनाव, तमाम ऐसे नेता हैं जिन नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया गया, संगठन में जिम्मेदारी दी गई, बाद में उन्हें कुछ अलग अलग पदों पर एक तरह से कहें समायोजित किया गया या फिर उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए जिम्मेदारी दी गई। तो लोकसभा भी चुनाव में हमने देखा, उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों के चुनाव में देखा, आप हिमाचल में देख रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया गया। तो उस प्रक्रिया में हम बीजेपी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर गुजरात में हम जानते हैं कि संगठन का बहुत मजबूत ढांचा है और यहाँ ये प्रक्रिया कई चुनाव पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार और तेज होती हुई नजर आ रही है। यानी नई जमीनी स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कुछ नए चेहरों को आगे लाने का फैसला किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। अब सीधे हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव ने आज प्रचार का आखिरी दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिमला में प्रेस वार्ता कर रही हैं, सीधे ले चलते हैं आपको। फरवरी 2022 बजट में एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने घोषणा की। मैं उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से और जयराम ठाकुर जी मेरे से भी बात करके रोपवे का सिर्फ टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस नहीं बल्कि पीपल का कनेक्टिविटी में भी इंपॉर्टेंस है, इसका पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट्स रख के हमें कन्विंस किया। इसीलिए सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश में जहां भी इसका आवश्यकता है उसके लिए नेशनल प्रोग्राम घोषणा हुई। मगर हिमाचल के लिए उसका दो तरह के इंपॉर्टेंस है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ाने में एक विषय है मगर दूर दराज इलाके में। तो ये आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा और उसी संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिमाचल प्रदेश में हैं। और आगे बढ़ते हैं तो जैसा हमने बताया आपको, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो रहा है और इसके बाद जनसभा और अन्य अभियान बंद हो जाएंगे और सिर्फ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयास में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का सिलसिला समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिशों में लगी है। कांग्रेस और आम आदमी
पार्टी के प्रचारक अपने पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में किस तरह की चुनावी गहमा गहमी है? आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। किस तरह से अभी तक इसका आकलन किया जा सकता है? क्या संकेत मिल रहे हैं? हमारे साथ धर्मशाला से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश। सबसे पहले ये बताएं, आज आखिरी दिन निश्चित तौर पर तमाम पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही होंगी। क्या लगता है चुनाव प्रचार के नजरिए से किस तरह से संकेत इस वक्त मिल रहे हैं? जीओपी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि आज 10 तारीख है, शाम को जो 5 जैसे ही बजेंगे तमाम जो ये चुनावी शोरगुल है वो थम जाएगा और इसके बाद बात आएगी जनता जनार्दन की, जो अपना जो है जनादेश देगी। अगर आज की बात करें ओपी, तो जैसे आपने भी दर्शकों को बताया कि आज जो हिमाचल में है तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय नेता यहाँ पर तूफानी एकदम कह सकते हैं कि अपनी रैली और जनसभा और जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही घंटे महज बचे हुए हैं जब यहाँ पर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय नेताओं में बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह यहाँ पर आज जो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं जेपी नड्डा है, उनके अलावा जो है और कई जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता वो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी के भी कई जो है नेता यहाँ पर है, साथ ही वामपंथी पार्टियों के भी कुछ नेता आज यहाँ पर आखिरी दिन जो है अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं चुनाव प्रचार की। ओपी, अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में पिछले 37 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या फिर परंपरा बनाए रखेंगे, इस बात को लेकर के एक बड़ी बहस यहाँ पर है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि रिवाज बदलेंगे, वहीं कांग्रेस कहती है कि परंपरा जारी रखेंगे। हालांकि देखिए कि कुछ दिन पहले की एक बात है, अभी 2 से 3 दिन पहले की बात, जब कांग्रेस के कई नेता जो है भाजपा का जो है दामन थाम लिया था। ऐसे में परंपरा कैसे जारी रहेगी, ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से चुनाव प्रचार में बढ़त पा रही है ओपी, तो कहीं ना कहीं वो रिवाज बदलने की जो बात है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में जो अगर आम आदमी की बात की जाए, जहां पर कि तमाम जो चुनावी विश्लेषक यहाँ पे है ओपी, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी केवल यहाँ पर उपस्थिति मात्र ही यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा ओपी कि जनता जनार्दन जो है जिसकी बारी अब 12 तारीख को है, अपना जनादेश किसको देती है, ये आने वाला 10 तारीख की पता चलेगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि जारी रहेगा रिवाज या बनेगा इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े। और एक और चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। भाजपा ने अपने वचन पत्र में कहा है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना पार्टी की प्राथमिकता है। भाजपा ने कहा कि हर घर को नल से पानी देंगे। साथ ही पार्टी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का वादा किया है। इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने यमुना को साफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा। और वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल केवल गारंटी देते हैं, काम पूरा होने की तारीख कभी नहीं बताते। गारंटी पे गारंटी दिए जाते हैं, लेकिन गारंटी सिर्फ अगली गारंटी देते हैं, और जब उसको पूरा करने के लिए पूछेंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बोलना चाहता हूं
कि आप जरा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देख लीजिएगा और पूरा करने के स्पीड को भी देख लीजिएगा। आपके समक्ष मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप 2015 में 2020 में जो गारंटियां दिल्ली को बांटे हैं उसका जवाब लेके भी बैठे, क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर निगाहें हैं एमसीडी दिल्ली के चुनाव पर भी। हमारे साथ संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ गए हैं। गिरीश, निश्चित तौर पर भाजपा का वचन पत्र आ चुका है और शायद अब निगाह इस पर होगी कि आम आदमी पार्टी जो घोषणा पत्र लाने वाली है एमसीडी चुनाव को लेकर, किस तरह से इसको काउंटर करती है। देखिए ओपी, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आज सुबह दिल्ली भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र में उन्होंने पहला वचन पत्र जारी किया है। उसमें साफ किया है कि किस तरह से जो भाजपा वादे करती है वो पूरा करती है। उसमें साफ दिखाया गया है वचन पत्र में कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान, तो वहीं जो जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान को लेकर अब दिल्ली भाजपा ने ये अपने संकल्प पत्र के अंदर वचन पत्र जारी किया है। ये पहला वचन पत्र है और इस वचन पत्र के अंदर जगह जगह ये फॉर्म भरवाए जाएंगे और फॉर्म भरवाने के बाद जिनको झुग्गियाँ चाहिए, जिनकी झुग्गी जो लोग रह गए हैं पक्के मकान से वंचित, उसके लिए ये अभियान कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा चलाएगी। और इस तरह से आज दिल्ली भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र के अंदर पहला ये वचन पत्र है। हालांकि आज इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जरूर अपना गारंटी जारी करने जा रही थी, लेकिन उसको अभी स्थानांतरित कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी गारंटी जारी करेगी, लेकिन दिल्ली भाजपा ने साफ कर दिया है कि उनका संकल्प पत्र है, जो वो संकल्प लेते हैं वो उसको पूरा करके दिखाते हैं। ये तमाम बातें उनके संकल्प पत्र में साफ दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने कालका जी के 3024 फ्लैटों का जिक्र किया है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनको फ्लैट किस तरह से आवंटित किए गए हैं, दिए गए हैं। ये तमाम बातें इनके संकल्प पत्र में साफ दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे सामने लाने के लिए। निश्चित तौर पर निगाहें होंगी कि दोनों पार्टियों के वचन पत्र या कहें घोषणा पत्र किस तरह की बातें कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे हम आईसीसी T20 विश्व कप के विशेष कार्यक्रम की। आइए शुरुआत करें। और हमारे साथ इस विशेष T20 हिस्से में हमारे साथ जुड़ रही हैं सुचित्रा, हमारे साथ हमारी सहयोगी। सुचित्रा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैच की शुरुआत हो रही है, तो भारत के लिए कितना झटका या क्या कितनी अच्छी बात कि भारत ने टॉस हारा है? टॉस जीता इंग्लैंड ने ओपी, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी है, यानी कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। रोहित शर्मा ने कहा कि अगर वो टॉस जीते तो भी वो पहले बल्लेबाजी ही करना पसंद करते, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा टॉस हारने का। हालांकि पहला ये टॉस है जो कि रोहित शर्मा इस विश्व कप में हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भले ही टॉस हारे हों, टॉस भले इंग्लैंड जीत जाए लेकिन मैच भारत जीते, यही भारतीय फैंस चाहते हैं। अब आगे की खबरें आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, हम मैच का अपडेट पहले अपने दर्शकों को दे देते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में इस मैच के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं इंग्लैंड के लिए डेविड मलान और मार्क वुड चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर फिल सॉल्ट और क्रिस जॉर्डन को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि दिनेश कार्तिक आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं। ऋषभ पंत को मौका मिला है। जिस तरह से लगातार बात की जा रही थी कि ऋषभ पंत को मौका देंगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत नेट्स में काफी बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आए थे। तो सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दिनेश कार्तिक के स्थान पर ऋषभ पंत को मौका दिया है भारतीय टीम मैनेजमेंट ने। और आज होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एडिलेड में स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में भारतीय क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया को जीतते हुए देखने के लिए मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन से खास बातचीत में फैंस ने टीम इंडिया के इस मैच को जीतने और फाइनल में पाकिस्तान से खेलने की बात कही।
भारत और इंग्लैंड के बीच में आज एक ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल होने वाला है और फैंस हमारे साथ हैं, ये चेयर कर रहे हैं टीम इंडिया को सारे। अभी कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है और आप देखिए यहाँ पर भीड़ कितनी उमड़ी है। ये फैंस इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल कौन फेवरेट आपको लगता है? ऑफ कोर्स यार, हमारा भारत फेवरेट है, ऑलवेज इंडिया। बट आज का मैच हमको इतना टेंशन है क्योंकि हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट संडे पाकिस्तान का साथ जीतना, क्योंकि पहले मैच पाकिस्तान का जीत के द ग्रेट लेजेंड विराट कोहली हर इंडियंस को दिवाली बोनस दिया, अभी फाइनल जीत के पूरा वर्ल्ड को क्रिसमस बोनस देगा। लेकिन रोहित शर्मा ने कल बोला कि दीज गाइज आर वेरी डेंजरस, तो आसान मैच नहीं होने वाला। Of course, England are very strong team, but we are the best T20 team in the world. So for us, no problem. But Sunday match is very important for us. Definitely रहेगी क्योंकि they are one of the best side, but we got a power. We gonna beat them over here. Go India, man. लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, ड्यू है। आपको लगता है रोहित शर्मा रन बनाएंगे आज? एक या दो बुरी गेम से कोई भी प्लेयर बुरा नहीं हो जाता। आज रोहित शर्मा का गेम है, आज रोहित शर्मा का दिन है और एडिलेड ओवल तो विराट कोहली के लिए ही बना हुआ है, तो वो आज वापस वही करेगा और इंडिया जीतेगा। भारत और पाकिस्तान का फाइनल होगा। अगर भारत यहाँ पर जीत जाता है, पाकिस्तान ऑलरेडी पहुँच गया है, तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल के लिए तैयार हो? 100% we are from Melbourne to here in Adelaide. Definitely India will be win. विराट कोहली का रिकॉर्ड एडिलेड में हम सबको मालूम है। 2012 की शतक की बात की जाए, 2014 की बात की जाए, टेस्ट की कप्तानी उन्हें यहाँ मिली थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था। Definitely India has to win today. अगर इंडिया जीत जाती है, भारत पाकिस्तान मुकाबला, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मेलबर्न जाएंगे आप? मेलबर्न से ही आ रहे हैं, वापस मेलबर्न जाएंगे एंड वी विल मेक श्योर इंडिया गोना विन देयर एज वेल। चेयर सब कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए और सब ये कह रहे हैं कि फाइनल में पहुंच के भारत और पाकिस्तान का मुकाबला MCG में 13 तारीख को होगा। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एडिलेड ओवल से अभिषेक महाजन, DD न्यूज। जी बिल्कुल, भारत पाकिस्तान फाइनल पर नजर है, लेकिन फिलहाल हमें सेमीफाइनल में पहले इंग्लैंड पर पार पानी है और एक शानदार शुरुआत यहां पर हुई है भारत की तरफ से। पहली गेंद पर लोकेश राहुल ने चौका लगा दिया है, तो हम कहें कि जो आगाज है वो तो शानदार हुआ है भारत का और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के फॉर्म में जो है नजर आए भारतीय बल्लेबाज। और हमारे साथ इस मैच पर और बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, एक शानदार शुरुआत, पहली गेंद पर चौका लगा है, किस तरह से देखते हैं भारत के चांसेस इंग्लैंड के खिलाफ आज के मुकाबले में? बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह का अभी टॉस जैसे इंग्लैंड ने जीता और उन्होंने कंडीशंस को जिस तरह से रही है एडिलेड की, कल रात पूरी बारिश हुई थी, उस कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने बॉलिंग चुनी थी। तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए कि जो पहले 6 ओवर्स हैं, जो पावर प्ले हैं, उनमें टीम जो है वो अपना कोई विकेट गंवाए ना और यहाँ से जो है वो एक ह्यूज शुरुआत है, जो कि KL राहुल और रोहित शर्मा से हमेशा से उम्मीद रही है। क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में भले ही ये दोनों बल्लेबाज ने बाद में आकर के 50s लगाने में जरूर कामयाब रहे हों, लेकिन एक साथ जो एक पार्टनरशिप की जो शुरुआत होती है वो पार्टनरशिप देने में ये दोनों अभी तक नाकाम रहे। तो ऐसे में उम्मीद यही करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ ये जो बहुत ज़रूरी जो मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसमें अगर एक अच्छी शुरुआत यहाँ से मिल जाती है तो बाकी की जो बल्लेबाज हैं जैसे कि विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, उनके लिए भी काफ़ी हद तक ये जो सिचुएशन होगी वो बहुत ईजिली होगी। क्योंकि अब तक हम देखते आए हैं कि भारत ने अपनी ओपनिंग ऑर्डर जो रहा है उसमें जल्दी ही विकेट 2 या दूसरे या तीसरे ओवर में गवा दिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दबाव है वो जो नीचे के बल्लेबाज हैं उन पर आ जाता है और वो पावर प्ले का जो भरपूर इस्तेमाल है वो शायद वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में यही उम्मीद रहेगी कि आज जब एक अच्छी शुरुआत अगर यहाँ से मिलती है तो निश्चित रूप से भारतीय टीम जो है, जो कि एडिलेड टीम का फेवरेट मैदान भी है और यहाँ पे टीम ने अब तक एक भी जो T20 मुकाबला है वो नहीं गंवाया है। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे मिले और टीम इंडिया जो है वो रफ्तार के साथ यहाँ पर एक अच्छे रन बनाए। गौरव, लगातार बात की जा रही थी ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, क्या कारण आप देखते हैं कि आज सेमीफाइनल मैच में दिनेश कार्तिक को नहीं बल्कि ऋषभ पंत को चुना है टीम मैनेजमेंट ने? देखिए, दिनेश कार्तिक का बखूबी एक अच्छे मजे हुए बल्लेबाज हैं और जो कहना चाहिए जो कंडीशंस रहती हैं, जो आउटडोर कंडीशंस रहती हैं, उनमें वो बहुत अच्छे परफेक्ट भी साबित होते आए हैं।
लेकिन अगर एडिलेड की अगर बात करें, स्पेशली अगर इस मैदान की बात करें, तो जो उसकी साइड की जो बाउंड्रीज हैं, उसका जो मैदान का जो डायमेंशंस है वो थोड़ा साइड की बाउंड्रीज छोटी हैं। ऐसे में ऋषभ पंत जो है वो काफ़ी हद तक इस कहना चाहिए इस डायमेंशंस के हिसाब से सुटेबल बैठते हैं। तो मैं समझता हूं कि टीम मैनेजमेंट ने काफ़ी सोचा होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी उन्हें मौका दिया था। तो ऐसे में एक मैच खिला करके उसके बाद अगर ऋषभ पंत को बैठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती। और फिर जिस तरह से वो शॉट्स लगाते हैं और ख़ासतौर से बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये जो है वो काफी सुटेबल सिचुएशन। तो गौरव, लगातार बात की जाती है आईसीसी इवेंट्स में भारत के रिकॉर्ड्स की, कि पिछले जो हम अगर देखें 2013 में जीतने के बाद से आईसीसी इवेंट्स में भारत सेमीफाइनल, फाइनल में पहुंच रहा है, लेकिन खिताब नहीं जीत पा रहा है। तो लगातार हर टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पर उतरती है टीम इंडिया, लेकिन खिताब नहीं जीत पाती है। तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं किसी भी टीम को एक यादगार टीम बनने के लिए, हम जिसे हमेशा याद रखा जाए, खिताब जीतना कितना अहम आप मानते हैं भारतीय टीम के लिए? सुचित्रा, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो अपना जो प्रदर्शन रहता है वो उसके पीछे एक सबसे बड़ा मायने रखता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूं कि जो पिछला अगर एक सीज़न देखें तो वो कहीं उतार चढ़ाव भरा एक सीज़न रहा है, लेकिन स्पेशली अभी की अगर T20 की बात करें तो जिस तरह से भारत ने इंग्लैंड में ही रह करके उनके खिलाफ T20 सीरीज़ जीती, उसके अलावा 4 बायलैटरल सीरीज़ जो है वो भारत ने T20 की खेली और चारों में जीत दर्ज की। तो वो जो सिचुएशंस है और जिस तरह से अभी का इस पूरे वर्ल्ड कप में एक कैंपेन लेकर के टीम चली है, अगर टीम के मैचेस को देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह का मैच रहा, बहुत कांटे का मुकाबला रहा। और एक तरह से कहना चाहिए कि आप एक समय आप मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो गए थे, वहां से फाइट कम बैक करके आप जब जीत हासिल करते हैं तो ये जो स्पिरिट होती है ये आपके अंदर ये अलग तरह का जो कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करती है और ये दिखाती है कि आपके अंदर जो हार मानने की क्षमता है वो नहीं है और हर खिलाड़ी जो है वो अपना 100% देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था बहुत हाई टेंस मुकाबला था, जिसमें टीम ने शुरुआत की और कहना चाहिए कि बिल्कुल एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से मैच जो है वो भारत के हाथ से निकल सकता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा कि किस तरह का रहा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस कैंपेन के बीच में आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में एक हार मिली, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया भी, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर शुरुआत में आपको कोई एक हार मिल जाती है तो आपको जो अपने अंदर जो कमियां हैं वो भी मालूम चल पाती हैं। तो इस पूरे विश्व कप को देखें, अगर इसमें मैं अभ्यास मैच को भी जोड़ लूं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने जीत हासिल की थी, वहां से लेकर के पूरा अगर एक निकाल कर देखें निचोड़, तो कह सकते हैं कि टीम के लिए बहुत बैलेंस ये एक वर्ल्ड कप रहा है, जहां पे टीम ने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है और अपनी कमियों को देखा है और अपनी कमियों को दूर किया है। तो ऐसे में जो टीम इस तरह से निकल करके सेमीफाइनल तक पहुंची है, उससे यही उम्मीद रहेगी कि वो अपनी इस अंदर की जो स्पिरिट है उसको यहाँ पर भी दिखाए और फाइनल के लिए रास्ता बनाए। सुचित्रा जी बिल्कुल, कप्तान रोहित शर्मा ने भी यही कहा था कि जो नॉकआउट मैच होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। तो एक ग्रुप मैच खेलने का अलग तरह का दबाव होता है, नॉकआउट मैच खेलने का अलग तरह का दबाव होता है। तो किस तरह से समीकरण बदल जाते हैं? भारत और इंग्लैंड जब बायलैटरल सीरीज में आमने सामने होते हैं तो शायद उतना दबाव नहीं होता, बल्लेबाज भी बड़े स्कोर बना लेते हैं, टीम आसानी से जीत जाती है। लेकिन विश्व कप के नॉकआउट जैसे स्टेज पर जब दोनों टीमें मिलती हैं तो क्या एक वो एक्स फैक्टर रहेगा जो फैसला करेगा विजेता का? गौरव देखिए, एक्स फैक्टर की अगर बात करें तो आज का एक्स फैक्टर यही रहेगा कि आप कितना यहाँ पे टोटल जो है वो आप स्कोर कर पाते हैं, आप कितना, ठीक है कहने को आप कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में 165 रन इस मैदान पे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको पिच और कंडीशंस के हिसाब से आपको देखना होगा कि क्योंकि एडिलेड की जो पिच है वो बैटिंग फेवरेट मानी जाती रही है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा स्कोर जो है वो यहाँ से आपको देना होगा। और साथ ही साथ में उसके बाद की जो जिम्मेदारी जो बखूबी भारतीय गेंदबाज जो है वो निभाते आए हैं। हमने खुद देखा है कि किस तरह से अर्शदीप सिंह हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, सबने बहुत ही शानदार जो कहना चाहिए गेंदबाजी है, बहुत ही डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो वर्ड डिसिप्लिन है वो दिखाया है। तो अगर यहाँ पर भी इसी तरह का जो प्रदर्शन अगर टीम अगर दिखाती है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का बखूबी इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है, तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि इंग्लैंड टीम पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि इंग्लैंड के लिए दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उनके ये 2 बदलाव आए हैं और 2 बदलाव ऐसे बड़े मैचेस में आए हैं जो कि आपको
सबसे इंपॉर्टेंट मैच एक तरह से आपके लिए है कि यहाँ से जीत करके आप फाइनल में जा सकते हैं। तो ऐसे में मार्क वुड जो उनकी पूरी लय में थे, दूसरे उनके डेविड मलान यहाँ पर जो कि अपडेट अच्छे हम थे। दे देते हैं दर्शकों को कि पहला विकेट जो है भारत ने गंवा दिया है। लोकेश राहुल आउट हो गए हैं, क्रिस वोक्स को विकेट मिला है यहाँ पर। तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारत को ओपनिंग पेयर की तरफ से साझेदारी नहीं मिल रही थी। पूरे विश्व कप में स्ट्रगल करता हुआ, संघर्ष करती हुई नजर आई हमारी सलामी जोड़ी, और सेमीफाइनल में भी यहाँ पर पहला विकेट जल्दी गंवाया है। तो पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने वापसी की है। पहला विकेट यहाँ पर जल्दी मिला है, तो एक बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल सुचित्रा, जैसा कि मैंने खुद आपको पहले कहा था कि भारत का अगर पूरा कैंपेन उठा कर देखें तो ये ओपनिंग ऑर्डर जो है वो एक समस्या बना हुआ है। ओपनिंग ऑर्डर से मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो एक साथ एक अच्छी साझेदारी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। ये दूसरे या तीसरे ओवर में आकर के विकेट्स जो हैं वो इनके सामने आ जा रहे हैं। तो शायद ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला, और इस तरह का ही जिस तरह से आपने खुद कहा कि विकेट जो सामने आ गया है, तो यहाँ पे अब सिचुएशन भारत को देखनी होगी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट प्लेयर आएंगे उन पर ऊपर ये सिचुएशन रहेगी। विराट कोहली जैसे अब उतर के सामने आएंगे तो उन पर ऊपर कहीं ना कहीं ये रहेगा कि वो जो है वो बड़े शॉट्स खेलने से बचें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में अपने विकेट गंवाते चले जाएं और जो प्रेशर है वो मिडिल ऑर्डर पे आ जाए। तो काफ़ी हद तक अब आज देखना होगा कि भारत जो है वो इस सिचुएशन से, क्योंकि आपके सामने पहले भी इस तरह की सिचुएशंस आई हैं, तो ज़रूरत होती है कि एक ह्यूज स्टार्ट देने की। अगर ह्यूज स्टार्ट आप नहीं दे पाते हो तो कम से कम इतना ज़रूर कोशिश करनी होगी भारतीय बल्लेबाजों को कि एक अच्छा जो टारगेट है वो इंग्लैंड के सामने सेटअप कर सकें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो दूसरी तरफ दो कमियों से जूझ रही है। उनके पास मार्क वुड नहीं है और डेविड मलान नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड के पास डेप्थ बहुत है। इंग्लिश जो बल्लेबाजी है उसमें डेप्थ बहुत है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला जो है वो यहाँ से देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा देखना होगा कि अब रोहित शर्मा बतौर कप्तान वो किस तरह से सामने आते हैं, क्योंकि अब तक उनके बल्ले से केवल एक अर्धशतक जो है वो सामने आया है। ये ज़रूर है कि एक अच्छे समय पे उन्होंने वापसी की है, लेकिन अब वो अपने इस परफॉर्मेंस को कितना मेंटेन कर पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं, ये देखना होगा। सुचित्रा जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो T20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल जारी है भारत और इंग्लैंड के खिलाफ। तो विश्व कप के सेगमेंट में इतना ही, और ओपी दास अब बाकी की खबरें आपको बताएंगे। तो ओपी, इस वक्त भारत का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। लोकेश राहुल का विकेट हमने गंवा दिया है, लेकिन विराट कोहली क्रीज पर आ चुके हैं, जिनके लिए एडिलेड ओवल उनका दूसरा घर है। बिल्कुल, तो उम्मीद होगी विराट कोहली से कि जो ये कमी हुई है, पहली विकेट गिरी है, ये साझेदारी बन जाए, तब शायद शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। बिल्कुल, चलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा से उम्मीदें कि भारतीय पारी को आगे बढ़ाएं, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करें, और बाकी की खबरें अब आपके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा। तो सुचित्रा हमारे साथ थी, और जिस तरह से अभी अपडेट में मिला, भारत 1 विकेट अपना गंवा चुका है। लेकिन चुनाव की खबरों पर हम वापस लौट रहे हैं और सीधे आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश, जहां पालमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों युवाओं, आपने 2014 में मोदी जी को बिठाया और 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। सेना के जवानों का बैंक अकाउंट में उनके परिवारजनों को 41,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम हमारे नेता और देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पूरे देश में सब लोग कहते हैं, कहीं पर भी पूछो मोदी जी कहां से आते हैं तो कहते हैं गुजरात से आते हैं, और गुजरात में जाकर पूछो मोदी जी कहां से आते हैं तो वो कहते हैं वो हिमाचल से आते हैं। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, यहां अपने भाजपा सरकार बना दी, ये माताएं बहनें बैठी है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भांजा नैनीहाल जाए और मां परोसने वाली हो तो कोई कमी रह जाए क्या? बताओ आप, रह जाए क्या? तो हिमाचल के विकास के लिए ये 5 साल में डबल इंजन सरकार ने मोदी और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कोई कमी नहीं छोड़ी। IIT हो, एम्स हो,
मेडिकल कॉलेज बढ़ाना हो, एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि करनी हो, रोड, रास्ते, बिजली के कारखाने बनाने हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास के मुद्दे पर ये दोनों सरकारों ने मिलकर हिमाचल में विकास का नया इतिहास लिखा। अभी हमारे बिपिन भाई खामखा कहते थे कि पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है, कांग्रेस के पास कौन है? अरे बिपिन भाई आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है। ये पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है भाई, तब जाकर आगे बढ़ सकते हो। शहजादा होना जरूरी है, राजकुंवर होना जरूरी है, मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है। अब इस बार मैंने बारीकी से कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन देखा है। दो ही बात करते हैं, एक तो हिमाचल में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, इसके अलावा। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर कांग्रेस को परिवारवादी होने का आरोप उन्होंने लगाया और तमाम मुद्दों पर कहा कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास के काम को अंजाम दे रही है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की ओडिशा यात्रा पर हैं। भुवनेश्वर पहुंचने पर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की आगवानी की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के डिंडीगुल के निकट गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान में 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री समारोह में 2300 से अधिक छात्रों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहर के पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें दीक्षांत समारोह में आज भारतीय सशस्त्र बलों, IAS, IPS और अन्य सेवाओं के 49 अधिकारियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें फ्रांस, श्रीलंका, ब्रिटेन और ओमान की सेना और नौसेना के 6 अधिकारी भी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बताया।
information war have the potential to threaten our political stability. There is no account of how much fake news and hate material is likely to be brought in the society through social media platforms. The organized use of social media and other online content generation platforms is being used for engineering the opinion or perspective of the masses. The deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict in their own terms. राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज कोयंबटूर सिलेंडर विस्फोट के जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के 45 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए के अधिकारियों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर आज तड़के कोत्तामेदु, पोन विजयनगर, रथिनापुरी और उदक्कम जैसे इलाकों में घटना से संबंधित संदिग्धों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी शुरू की। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को कोयंबटूर के एक मंदिर के ठीक सामने एक कार में धमाका हुआ था। इस हादसे में आरोपी जमीशा मुबीन की मौत हो गई थी। बाद में मुबीन के घर से आतंक फैलाने और जिहाद से जुड़ी सामग्री बरामद की गई थी। वहीं राज्य सरकार के आग्रह पर इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मामला रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में शिवलिंग को संरक्षित रखने का जो आदेश दिया था उसकी समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है और ऐसे में याचिकाकर्ता मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख मामला उन्होंने रखा था। मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनवाई का भरोसा दिया है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश के बासर से 52 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप भारतीय समयानुसार 10:31 पर सुबह सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। मालदीव से अगली खबर। मालदीव की राजधानी माले में आज आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने हादसे में लोगों की जान जाने का दुख व्यक्त किया है। प्रारंभिक खबरों के अनुसार आग एक इमारत के भूतल पर वाहन मरम्मत गैरेज में लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। रूस ने अपनी सेना को यूक्रेनी शहर खेरसोन से बाहर निकलने का आदेश दिया है। खेरसोन अकेला ऐसा शहर है जिस पर रूस ने फरवरी में हमला शुरू करने के बाद कब्जा किया था। इस वापसी का मतलब यह है कि अब रूसी सेना पूरी तरह से निप्रो नदी के पश्चिमी तट से पीछे हट जाएगी। वहीं रूस के लिए इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि रूस को यूक्रेन के साथ कई मोर्चों पर जवाबी हमले का सामना करना पड़ा है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। बुधवार को कुल्लू में रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई जिससे घाटी में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राजधानी शिमला में भी कल सुबह से ही मौसम खराब बना रहा। रोहतांग में करीब आधा फीट बर्फबारी हुई जिसके चलते पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इस बीच यहां मौसम ने करवट बदली है। बद्रीनाथ धाम में आज ताजा हिमपात शुरू हुआ। बर्फबारी शुरू होने के चलते तापमान लुढ़क गया। बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है और जबरदस्त कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। जैसे जैसे कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में तापमान और कम होता जा रहा है। आकांक्षी जनपद चित्रकूट में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
आकांक्षी जिले में शामिल होने के बाद चित्रकूट के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की इस जल जीवन मिशन के तहत कई यहां कार्य किए गए जा रहे हैं और जिसमें हर घर तक नल का जल पहुंचाने सहित कई कार्यक्रमों को लागू किया गया है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आकांक्षी जनपद चित्रकूट के विकास के लिए केंद्र की कई विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं के तहत पानी की किल्लत समाप्त करने के लिए भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत कई कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला की सिलौटा चांदी बांगर और रेपुरा पाइपलाइन पेयजल योजना के लिए 3 इंटेक वेल, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 39 क्लियर वाटर रिजर्वॉयर का निर्माण कराया जा रहा है। हर घर नल, हर घर जल के लिए 4 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इन परियोजनाओं के चालू होने पर जिले के 461 गांवों की 7,85,350 आबादी लाभान्वित होगी। स्थानीय निवासियों के मुताबिक जिले में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्य से उन्हें शीघ्र ही जल संकट से मुक्ति मिलने की उम्मीद है और घरों में लगे नलों में पानी आने का इंतजार है। जल जीवन मिशन के तहत जो है अब हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। एक युद्ध स्तर से काम हुआ है और गांव-गांव जो है टंकियों का निर्माण हो रहा है, पाइप लग रहे हैं, जिससे कि अभी तक जो हमारे बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या से निजात पाने की संभावना जो है बढ़ रही है। बाहर से पानी भर रहे हैं, अभी घर का नल नहीं चल रहा है। जब चलेगा तब तो कुछ आराम मिलेगा कि नहीं? लाभ ये है कि पानी मिलेगा और भीतर बाहर न जाएगी बहन आप बेटी हमारी, आप अंदर पानी। पाइपलाइन जो है खोद रही है, बढ़िया डला रही है और जो है नल वगैरह सब लग रहे हैं। गांव में जो है लग गए हैं, कुछ बाकी हैं जो है तो वो भी लग जाएंगे। अपर जिलाधिकारी के मुताबिक जल जीवन मिशन से जिले के 461 गांवों की 7,85,350 जनसंख्या लाभान्वित होगी। ये परियोजनाएं वर्ष 2051 की जनसंख्या को दृष्टिगत डिजाइन की गई है। पानी की कमी से जूझने वाले जनपद चित्रकूट को आकांक्षी जिलों में शामिल किए जाने के बाद से जिले के विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका असर यहां जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप डीडी न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।